शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से प्रत्येक वर्ष शिविरा पंचांग जारी किया जाता है और सत्र 2023-24 के लिए भी शिविरा पंचांग जारी किया जा चुका है। इसी पंचांग के मुख्य बिंदुओं से परिचित करवाने के लिए मैं रामनिवास मेहरा आपके साथ इस वीडियो में उपस्थित हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको लगातार चैनल पर मेरे द्वारा सबसे पहले प्रेषित किए जाते रहेंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले जो परिचित हो लेते हैं वो उस आदेश से या शिविरा पंचांग से जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। इसकी तिथि है 22/6/2023 को यह पंचांग जारी हुआ है। इसमें लिखा गया है, प्रासंगिक शासकीय स्वीकृति के क्रम में शिविरा पंचांग वर्ष 2023-24 अवधि जो इसकी रहेगी 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2023 तक शिविरा पंचांग पत्र के साथ संलग्न प्रेषित किया जा रहा है। इसके साथ जो ये पंचांग है पूरा संलग्न है, उससे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा। पहले आपको बता देता हूँ कि ये किस संदर्भ में आदेश है, तो वो थोड़ी सी हम जानकारी यहाँ से ले लेते हैं। पंचांग के अनुरूप क्षेत्र अधिकार में समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय संचालन विभागीय क्रियाकलापों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। जो पत्र के साथ संलग्न जो फाइल है उसके अनुसार ही विद्यालय का सत्र पर्यंत, चाहे वो शासकीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, सभी को इस पंचांग के अनुसार ही गतिविधियों का संचालन करना है। इसमें जो इसके सामान्य निर्देश है साथियों, वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहला सामान्य निर्देश यहाँ बताया गया है, शिक्षण सत्र 2023-24 दिनांक 26 जून 2023 से आरंभ होगा। साथियों, जैसा कि अभी बीच में एक संशोधित आदेश आया था जिसमें पहले हमारी जो तिथि थी वो 24 जून 2023 थी, उसे बढ़ाकर अब 26 जून 2023 किया जा चुका है। तो इसमें भी वही जारी किया गया है, शिक्षण सत्र 26 जून 2023 से आरंभ होगा तथा सामान्य प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी 26 जून से ही। साथियों, उसमें दूसरा जो बिंदु यहाँ पर हमें बताया, प्रवेश की अंतिम तिथि, आपको यह ध्यान रखना है कि ये बड़ी कक्षाओं के लिए है। जो उच्च कक्षा होती है उनके लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2023 अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत होने के 10 दिन बाद तक रहेगी। केवल माध्यमिक कक्षाओं के लिए है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अंतिम तिथि यहाँ 15 जुलाई है, लेकिन बहुत से छात्रों की जो है पूरक परीक्षा आ जाती है, तो उस केस में यदि उनका परिणाम आता है तो उसके 10 दिन के बाद तक वो आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ तीसरा बिंदु बताया गया है, व्यावसायिक शिक्षा संचालन विद्यालय में योजना का प्रचार प्रसार एवं नवीन विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्य 26 से 30 जून 2023 तक रहेगा। तो ये व्यावसायिक शिक्षा जहाँ संचालित होती है उन विद्यालय के लिए है। अब जो चौथा बिंदु यहाँ बताया जा रहा है, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। ये बात आपका आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है कि जो विद्यार्थी अनामांकित है, ड्रॉप आउट है या विशेष आवश्यकता है या CWSR के जो बच्चे हैं उनका प्रवेश आपको आवश्यक रूप से करवाना है। उसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तिथि आपको दी गई है 5 नंबर पर, मध्यावधि अवकाश जो आपका रहेगा वो 7 से 19 नवंबर 2023 तक रहेगा। हमें मध्यावधि अवकाश मिलता है दीपावली के समय, वो जो अवकाश रहेगा वो 7 से 19 नवंबर तक रहेगा। अब उसके बाद अगला जो छठे बिंदु में यहाँ जो सामान्य दिशा निर्देश दिया गया उसमें बताया गया है कि शीतकालीन अवकाश आपका रहेगा 25 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक रहेगा। तो ये तो साथियों आपके जो अवकाश की सूचना है आपको यहाँ दी गई है। उसके बाद अगली जो अवकाश की सूचना आपको यहाँ दी गई है, ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है आपके वो 17 मई 2024 से 23 जून 2024 तक रहेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अभी इस सत्र में 26 जून कर दिया गया है, परंतु जो नया वर्ष आएगा हमारे सामने उसमें जो आपके ग्रीष्मकालीन अवकाश जो रहेंगे वो 23 जून 2024 तक ही रहेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो यहाँ बिंदु बताया गया है जिसमें निर्देश दिया गया, वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा में अंतिम परीक्षा होने के उपरांत विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जाए। तो अब ये बात ध्यान रखना है कि जिन छात्रों ने बोर्ड की परीक्षा दे ली है या पूरक परीक्षा उनकी आई है तो उनको आगामी कक्षा में अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जाएगा और नवीन सत्र 1 मई 2024 से प्रारंभ तथा 1 से 16 मई प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो अगला, अभी तो हमारा नवीन सत्र प्रारंभ हो चुका है, परंतु जो अगला नवीन सत्र आएगा वो 1 मई 2024 से प्रारंभ होगा तथा 1 से 16 मई को जो है वो प्रवेशोत्सव कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा।
अब साथियों मैं आपको इस वीडियो में मुख्य बिंदुओं से परिचित करवा रहा हूं। तो यहाँ जो 10वां मुख्य बिंदु है वो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे। जो केंद्र सरकार राष्ट्र के लिए अवकाश घोषित करेगी तो वो आपके विद्यालय में भी मान्य रहेंगे, या राज्य सरकार जो घोषित अवकाश करेगी वो आपके विद्यालय भी मान्य रहेंगे। इसमें जो अगला जो 12वें नंबर का भी एक मुख्य बिंदु है साथियों, उसमें बताया गया है शिविरा पंचांग एवं राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लेखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को ही सही मानते हुए इस पंचांग में वैसा ही संशोधन माना जाएगा। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब अगला जो यहाँ पर आपको जो मुख्य बिंदु दिया गया है उसमें यहाँ पर बाल सभाओं के बारे में साथियों, यहाँ बाल सभाओं के बारे में यहाँ बताया गया है। तो मैं 15 नंबर का बिंदु आपको स्पष्ट कर देता हूँ। बाल सभा पीटीएम एसएमसी एसडीएमसी की बैठकों में तंबाकू निषेध क्षेत्र, तंबाकू मुक्त विद्यालय की गाइडलाइन तथा कोप्टा एक्ट 2003 की जानकारी दी जाए। जो भी आपकी बाल सभाएं होगी, पीटीएम बैठक होगी या एसएमसी एसडीएमसी की जो बैठक होगी, उसमें जो तंबाकू निषेध क्षेत्र है उसकी जो जानकारी है आपको बैठक में भाग लेने वाले जो भी अभिभावक गण है या विद्यार्थी है उनको जानकारी देनी है। उसके बाद जो 16वें नंबर का जो यहाँ दिशा निर्देश है उसमें बताया गया समस्त विद्यालय में 1 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा अनिवार्य रूप से मनाया जाए। ये समस्त विद्यालय के लिए है, चाहे विद्यालय प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, सभी विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा जो मनाना है वो कब से कब तक मनाना है, ये तिथि आपको यहाँ ध्यान रखनी है। 1 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। अब आप शिक्षकों के लिए यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो 17 नंबर का है, इसमें बताया गया है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जिसे हम टैब कहते हैं साथियों की प्रथम 6 माह का डेटा प्रविष्टि जुलाई से अगस्त 2023 के मध्य होगी। तो साथियों इस पर आपको टीएफ कैसे ऑनलाइन करना है इससे जुड़ा वीडियो तो मैं चैनल पर आपकी सहायता के लिए लेकर ही आऊंगा, परंतु आपको इसको ध्यान रखना है कि जो ये भरा जाएगा वो कब से कब तक भरा जाएगा, जुलाई से अगस्त के मध्य इसको ऑनलाइन किया जाएगा। तथा द्वितीय 6 माह का डेटा प्रविष्टि जनवरी से फरवरी 2024 में संभावित समय अवधि है। तो आपका जो द्वितीय टीएफ है या शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है वो जनवरी से फरवरी के मध्य भरा जाएगा। अब अगला जो यहाँ मुख्य बिंदु ये भी है साथियों, शाला सिद्धि जो हमारी ऑनलाइन की जाती है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। शाला सिद्धि हेतु स्वमूल्यांकन हेतु संभावित समय अवधि जुलाई से अक्टूबर या संभावित है साथियों, इसके मध्य कभी भी आपकी शाला सिद्धि ऑनलाइन करने का कार्य प्रारंभ हो सकता है। तो जुलाई से अक्टूबर 2023 तथा बाह्य मूल्यांकन हेतु संभावित समय अवधि अगस्त से दिसंबर 2023 तक रहेगी। अब यहाँ पर अगला बिंदु में बताया गया है सीसीयू एसआईक्यूई एफएलएन हेतु रचनात्मक आकलन सतत रूप से सत्र पर्यंत किया जाएगा। तो जिन विद्यालय में सीसीई चलती है, एसआईक्यूई चलती है या एफएलएन चलता है वहां जो परीक्षा है एक तरह से हम कह सकते हैं, हम सामान्य भाषा में कि जो आकलन जिसे हम सामान्य भाषा में परीक्षा कहेंगे वो सतत रूप से चलेगी, सत्र पर्यंत चलेगी। आपको जैसा आप कार्य पहले करते आ रहे हैं वैसा ही कार्य आपको करना है और हो सकता है कभी आपको और आगे इससे संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एनीमिया से संबंधित भी हमें यहाँ गोलियों का विद्यार्थियों को वितरण करना होता है। तो उसके लिए 20वें नंबर का जो बिंदु इसमें बताया गया कौन सी गोलियां कौन सी कक्षा के बच्चों को खिलानी है वो आपको यहाँ क्लियर किया गया है। एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत अंतर्गत प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को साथियों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाना है। शक्ति दिवस ये जानकारी आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है विद्यालय में। तो या इस बात को आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक मंगलवार को विद्यालय में शक्ति दिवस रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत 6 से जो 12 के विद्यार्थी है उनको आईएफए की नीली गोली एवं कक्षा 1 से 5 के प्रत्येक विद्यार्थियों को आईएफए की गुलाबी गोली खिलाई जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1 से 5 के जो बच्चे हैं उनको आपको गुलाबी गोली खिलानी है और जो 6 से 12 के बच्चे हैं उनको नीली गोली खिलानी है और प्रत्येक मंगलवार को आपको शक्ति दिवस के रूप में मनाना है। अब हमें यहाँ प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो वो दिशा निर्देश भी हम देख लेते हैं। कक्षा 1 में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधान के अनुसार विद्यार्थियों की आयु 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम वर्ष निर्धारित की गई है। साथियों आपको ध्यान रखना है कि यदि आप कक्षा 1 में बच्चों को प्रवेश दे रहे हैं तो उसकी न्यूनतम आयु 5 वर्ष
होनी चाहिए या 7 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहला बिंदु आपको यह क्लियर करता है। उसके बाद दूसरे बिंदु में यह बताया जा रहा है हमें राज्य सरकार द्वारा प्रवेश प्रक्रिया हेतु कोई निश्चित तिथि का निर्धारण कर सकती है। राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रवेश की निश्चित तिथि क्या रहेगी, वो राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार बालक बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश वर्ष पर्यंत हो सकेगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो आरटीई अधिनियम 2009 है उसमें जो बच्चों का प्रवेश है, वो छोटे बच्चों का जो प्रवेश है वो सत्र पर्यंत आप विद्यालय में कर दे सकते हैं उनको एडमिशन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरे बिंदु में यह क्लियर किया गया है राज्य कर्मचारी माता पिता अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यार्थी को मध्य सत्र में प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि किसी बच्चे के जो माता पिता है वो राज्य कर्मचारी है या अभिभावक उसकी टीसी मांगते हैं और वहां टीसी लेकर विद्यार्थी दूसरे विद्यालय में जाता है तो उनको वहां प्रवेश दिया जाएगा। यह सामान्यतः छोटे बच्चों के लिए है ये चीज। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्राथमिकता विभागीय आदेश को या इस शिविरा पंचांग को देनी है। मैं केवल आपकी सहायता के लिए यहाँ इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगली जो जानकारी आपको यहाँ दी गई है वो यहाँ बताई गई है मुख्य मुख्य बिंदु की ओर हम चलते हैं साथियों। तो यहाँ पर बताया गया है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय के दिशा निर्देश के अनुरूप विद्यालय की कुल सीटें की 5% सीटों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को प्रवेश दिए जाने हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाएं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ये तो एक मोटी मोटी जानकारी जो आपकी प्रवेश से संबंधित थी वो मैंने आपको बताई है। प्रार्थना सभा के बारे में यहाँ जो जानकारी दी जा रही है वो भी हम देख लेते हैं। प्रार्थना सभा का जो कार्यक्रम होगा हमारा वो 25 मिनट का निर्धारित रहेगा, जिसमें की जाने वाली गतिविधियां क्या क्या रहेगी। आपको राष्ट्रगीत बच्चों से गान करवाना है, प्रार्थना करवानी है, योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, समाचार पत्र वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि क्रियाकलाप इस प्रार्थना सभा के अंतर्गत किए जाएंगे। जैसा कि आप करते भी आ रहे हैं विद्यालय में, हमारे प्रत्येक विद्यालय में वही राष्ट्रगीत, योग अभ्यास, सूर्य नमस्कार और राष्ट्रगान होता ही है। तो वो उसी अनुरूप जैसा पहले आप करते आ रहे हैं वैसा ही होगा। उसके बाद यहाँ आगे जो लिखा गया है प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को प्रार्थना सभा में समस्त कार्मिक एवं विद्यार्थी तंबाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ लेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक माह के प्रत्येक सोमवार को, ये साथ बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, प्रत्येक माह के प्रत्येक सोमवार, पहला जो सोमवार आएगा उसको समस्त कार्मिक और विद्यार्थी तंबाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ प्रार्थना सभा में लेंगे। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन से संबंधित आपको यहाँ दिशा निर्देश दिए गए। उसमें बताया गया है कि विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति एसएमसी एसडीएमसी द्वारा किया जाएगा। विद्यालय के सुचारू संचालन के लिए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो साथियों यहाँ मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके विद्यालय में चाहे एसएमसी चलती हो चाहे एसडीएमसी चलती हो, जैसा आप पहले कार्य करते आ रहे थे, जो भी आपको कोई निर्माण कार्य करवाना है तो एसएमसी एसडीएमसी के जो प्रस्ताव के अनुरूप आप जैसा पहले कार्य करते आ रहे थे और जैसे राशि को व्यय करते थे उसी प्रकार आपको इस बार भी व्यय करनी है और उसी अनुसार आपको कार्य करना है। अब इसमें दूसरा बिंदु जो बताया जा रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी की शाला स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच की जाए। अब ये स्वास्थ्य जांच आपको करवानी है, ये आपको ध्यान रखना है कि शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आपको सब बच्चों की जांच करवानी है और इसके लिए रिकॉर्ड भी आपको संधारित करना है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक आयोजित एसएमसी एसडीएमसी प्रशिक्षण में समिति के सदस्यों को सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ष एसएमसी या एसडीएमसी के जो सदस्य होते हैं उनके प्रशिक्षण भी होते हैं, तो आपको सभी समिति के सदस्यों को उसमें भाग लेने हैं तो मोटिवेट आवश्यक रूप से करना है। अब आपको यहाँ पर दिखाया गया है कालांश विभाजन के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवधि में विद्यालय संचालन समय अनुरूप अग्रांकित विवरणानुसार कालांशवार 8 कालांश हेतु रहेगा। 8 कालांश आपके विद्यालय में रहेंगे और आपको यहाँ नीचे समय सारणी बताई जाएगी, उसके अनुसार आपको विद्यालय का संचालन करना है। प्रार्थना सभा मध्यांतर के प्रत्येक हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि प्रार्थना सभा भी आपको 25 मिनट में करवानी है और मध्यांतर भी आपका 25 मिनट का ही होगा। मध्यांतर कब होगा वो यहाँ एक्सप्लेन किया गया, मध्यांतर चौथे कालांश के पश्चात रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
अब एक पारी में जो विद्यालय संचालित होते हैं उनमें समय अवधि क्या रहेगी, जो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ग्रीष्म काल में विद्यालय के संचालन हेतु कालांश विभाजन आपको बताया गया है। यहाँ पर आपकी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ग्रीष्म काल में विद्यालय संचालित किए जाएंगे। इसमें विद्यालय का समय क्या रहेगा, 7:30 से 1 बजे तक आपके विद्यालय का संचालन होगा, जो कुल 5 घंटे 30 मिनट का होगा। प्रत्येक कालांश आपका यहाँ पर जो रहेगा वो 35 मिनट का रहेगा। उसी प्रकार जो शीतकाल में विद्यालय का संचालन आपका जो होगा वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक होगा। और कितनी इसका समय क्या रहेगा, विद्यालय खुलने का 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कुल समय आपका जो यहाँ रहेगा 6 घंटे का। और यहाँ जो कालांश के बारे में जानकारी दी गई है, 1 से 6 का कालांश 40 मिनट का आपको रखना है तथा 7 से 8 का कालांश आपको 35 मिनट का रखना है। तो इस प्रकार साथियों समय सारणी थी एक पारी में जो विद्यालय संचालित होते हैं उनके लिए। और अब यहाँ जो 2 पारी में विद्यालय संचालित होते हैं उनके लिए जहाँ जानकारी दी गई है कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रातः 7 बजे से साय 6 बजे तक प्रत्येक पारी 5 घंटे 30 मिनट, प्रत्येक कालांश 35 मिनट का इसमें होने वाला है। उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो रहेगा प्रातः विद्यालय खोला जाएगा 7:30 से साय 5:30 तक। प्रत्येक पारी 5 घंटे की इसमें रहेगी। यहाँ आपको आगे जो जानकारी दी गई है वो दी गई है 1 व 5 वहाँ कालांश 35 मिनट, शेष सभी कालांश आपके 30 मिनट के रहेंगे। तो ये 2 पारी के विद्यार्थियों के संचालन इस प्रकार आपको किया जाना है साथियों। तो आप यहाँ से चाहे तो इस वीडियो के थ्रू स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। अब ये मुख्य बिंदु इसमें जो आपके विद्यालय संचालन से संबंधित थे ये थे। अब बात करते हैं हम शैक्षिक गतिविधियों की। तो शैक्षिक गतिविधियों की जो मुख्य बिंदु है वो यहाँ आपको स्पष्ट किए जा रहे हैं। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं, क्योंकि आपके ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। अब उत्सव एवं अवकाश से संबंधित जानकारी भी साथियों हम शॉर्ट में देख लेते हैं। प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अनिवार्य रूप से मनाया जाए, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आपको नीचे टेबल दी जाएगी महीनेवार, उसमें तिथि के सामने ही आपको उत्सव लिखा होता है। तो उस जो भी उत्सव रहेगा उस माह में वो उत्सव आपको अनिवार्य रूप से मनाना है। उसके बाद अगले बिंदु में यहाँ स्पष्ट किया गया है किसी भी सप्ताह में आने वाले उत्सवों को उसी सप्ताह के शनिवार 9 बजे के अन्य कार्यक्रम के साथ मनाया जाए। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सप्ताह में जो उत्सव आएगा उसको उसी सप्ताह के शनिवार को जो हमारे विद्यालय में 9 बजे रहता है उस कार्यक्रम के साथ भी आप मनाने का कष्ट करें। उसके बाद 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी का तो हम विद्यालय में उत्सव मनाते ही हैं। उसके बाद 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती होती है उसमें आपको पूर्ण रूप से अवकाश होता है, परंतु आपको विद्यालय में उसको मनाना है। इस बात का यहाँ जिक्र किया गया है। शिक्षक, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की स्वयं विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। इन जो ये तिथियां दी गई है आपको, चाहे आपको शिविरा पंचांग में जो नीचे की ओर कैलेंडर होगा उसमें अवकाश लिखा रहेगा, लेकिन 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को आपको विद्यालय में विद्यार्थियों को भी उपस्थित होना है और शिक्षकों को भी उपस्थित होना है। उसके बाद 2 अक्टूबर का उत्सव उसी दिन ही मनाया जाए। इस दिन विद्यार्थियों द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित नाटक, कविता, अभिनय आदि गतिविधियां तो आपको विद्यार्थियों से यहाँ करवानी होगी। अब उसके बाद आपको यहाँ अगली जो जानकारी दी गई है 5वें बिंदु में, मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्यालय के मांत्रलिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश का ही उपभोग करेंगे। अब इस बात का ध्यान रखना है कि मध्यावधि जो अवकाश होता है, शीतकालीन अवकाश होता है, उससे संबंधित यहाँ जानकारी दी जा रही। तो ये केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजपत्रित कर्मचारी और मांत्रलिक कर्मचारियों के लिए है। अब आगे जो यहाँ 7वें बिंदु में मुख्य रूप से हमें बताया गया है जिला कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश संबंधित जिले के विद्यालय में मान्य होंगे। तो प्रत्येक जिला कलेक्टर महोदय अलग अलग अवकाश घोषित करते हैं। तो वो जो अवकाश घोषित करेंगे आपके जिले में जो अवकाश घोषित रहेगा उसी के अनुसार आपको अवकाश मनाना है। तो इस तरह आपको साथियों कार्य करना है इस पर। तो साथियों आपको यहाँ मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें आपको बताया गया है कक्षा 6 से 12 की परक, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षाएं इसी पंचांग के अनुरूप संपन्न की जाए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कक्षा जो 6 से 12 के विद्यार्थी है उनकी परक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा और शिविरा पंचांग के अनुरूप ही आपको संपन्न करवानी है तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा विद्यार्थियों की प्रगति पत्रों का वितरण
30 अप्रैल 2024 तक आपको अनिवार्य रूप से कर देना है। उसके बाद यहाँ आगे जो जानकारी दी जा रही है वो कक्षा 5, कक्षा 8 और कक्षा 12 या कक्षा 10 के बारे में आपको यहाँ जानकारी दी जाए। कक्षा 8 की जो परीक्षा होती है वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा तथा कक्षा 5 की प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एवं कक्षा 10 एवं 12 में वार्षिक परीक्षा के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा परीक्षा ली जाएगी। उक्त बाबत संबंधित द्वारा प्रत्यक्ष तिथियां घोषित की जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कक्षा 5 का बोर्ड परीक्षा, कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा और कक्षा 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होती है उनकी तिथियां बाद में घोषित की जाएगी, क्योंकि उनकी बोर्ड की परीक्षा होती है। यह बात आपको यहाँ क्लियर की गई है। अब आपको यहाँ पर जो जानकारी आगे दी गई है कक्षा 1 से 5 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ बताया गया है 1 से 5 में SIQE के अंतर्गत CCE के तहत 3 योगात्मक आकलन अग्रांकित विवरणानुसार होंगे। अब 3 योगात्मक आकलन आपको ऐसे लेने हैं, ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 आपके होंगे कक्षा 1 से 5 में जहाँ CCE SIQE संचालित है। तो प्रथम योगात्मक आकलन में आपको लगभग आपका पाठ्यक्रम कितना पूरा कर देना है, 45%। और योगात्मक आकलन का आयोजन कब होगा? आपका सितंबर माह में आपको प्रथम योगात्मक आकलन आपका लेना है। उसके बाद द्वितीय योगात्मक आकलन में पाठ्यक्रम विभाजन जो आपका रहेगा वो 40% रहेगा और ये जनवरी 2024 में आपको उसको लेना है जो ऐसे 3 होगा। और तृतीय योगात्मक जो आकलन होगा वो कक्षा 5वीं की प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा पूर्व के अनुरूप होगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, कक्षा 5वीं का आपको ऐसे 3 नहीं लेना है, बाकी कक्षा 1, 2, 3, 4 का आपका ऐसे 3 होगा। और वो जो तिथियां रहेगी इस पंचांग में आपको स्पष्ट बताया जाएगा नीचे। अब इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये जो मुख्य रूप से बिंदु यहाँ क्लियर किए जा रहे हैं। अब आपको यहाँ बिंदु संख्या 3 में बताया गया है परख अवधि में दिवस को आयोजित समस्त परख समाप्त होने के पश्चात शाला समय से पूर्व विद्यार्थी को अगले दिवस परख की तैयारी हेतु छोड़ा जा सकता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यदि आपके उस दिन परख है तो आप परीक्षा लेने के उपरांत विद्यार्थियों को घर जाने के लिए छोड़ सकते हैं तैयारी हेतु। इस बात को आपको यहाँ क्लियर किया गया है। लेकिन शिक्षक कर्मचारी पूरे समय तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। केवल ये विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा कि यदि आपने बच्चों की परख थी या टेस्ट था वो ले लिया तो आप विद्यार्थियों को घर के लिए छोड़ सकते हैं, परंतु जो शिक्षक और कर्मचारी है हमारे विद्यालय के वो पूरा समय विद्यालय में ही रुकेंगे। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये साथियों मुख्य बिंदु यहाँ पे थे जो मैंने क्लियर किए हैं। अब हम आते हैं नो बैग डे की ओर कि भाई नो बैग डे जो मनाया जा रहा है उसमें हमें क्या क्या करना है, वो जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है बिंदु संख्या 2 से ही स्पष्ट मैं कर देता हूँ। नो बैग डे का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं अंतर्निहित क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन अध्यापन के पारस्परिक तरीकों से इतर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाना इस नो बैग डे का उद्देश्य है साथियों। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी स्कूल में बैग बिना विद्यालय आएंगे। ये पिछले साल से ही हमारा नो बैग डे प्रारंभ हुआ है। तो आप जैसी गतिविधियां नो बैग डे के लिए आपकी निर्धारित की जाएंगी उन गतिविधियों को कराएंगे और विद्यालय में जो विद्यार्थी है शनिवार को बिना बैग के आएंगे। ये दिवस विद्यालय के कार्य दिवसों में गिना जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जो कार्य दिवस विद्यालय के होते हैं उनमें इस दिवस को भी आपको गिनना है, लेकिन विषयवार कालांश निर्धारण अलग से जारी किया जाएगा। तो इसमें कालांश का निर्धारण अलग से किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित निम्नलिखित गतिविधियां करवाई जाएगी। माह का प्रथम शनिवार जो रहेगा और राजस्थान को पहचानो, इस थीम के ऊपर आपको गतिविधि करवानी है राजस्थान को पहचानने संबंधी। और माह का द्वितीय जो शनिवार रहेगा वो भाषा कौशल विकास के लिए रहेगा। तो इसमें आप विद्यार्थियों को भाषा कौशल की जानकारी देंगे, उनके भाषा कौशल को आप विकसित करने का प्रयास करेंगे। माह का जो तृतीय शनिवार रहेगा खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान से संबंधित रहेगा। तो आप इस दिन विद्यार्थियों को खेल खिला सकते हो और अन्य खेल संबंधी उनको गतिविधियां करवा सकते हो। माह का चतुर्थ जो शनिवार रहेगा मैं वैज्ञानिक बनूंगा, इससे ये उसकी थीम रहेगी। तो साथियों इन थीम को आपको याद रखना है, ये थीम रहेगी और इसी के अनुसार आपको बच्चे से कार्य करवाना है। और जो पंचम शनिवार यदि आता है तो बाल सभा में मेरे
अपनों के साथ, ये जो थीम रहेगी इस पर आपको कार्य करना है। अब नो बैग डे के दिन आपको आगे जो जानकारी यहाँ दी जा रही है कि दिन आनंददायी तरीके से सीखने सिखाने की प्रक्रिया कक्षावार न होकर निम्नानुसार कक्षा समूह से होगी। आपको कक्षा समूह बनाने होंगे। कक्षा जैसे 1 से 5 के जो आपके बच्चे हैं तो आप कक्षावार कोई भी गतिविधि नहीं कराएंगे, कक्षा में समूह बनाएंगे। और समूह कैसे कैसे रहेंगे, सबसे पहला जो समूह रहेगा और उसका नाम रहेगा अंकुर, वो रहेगा कक्षा 1 से 2 के लिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत अच्छा यहाँ नाम रखा है अंकुर। एक कक्षा 1 से 2 के जो बच्चे हैं उनके लिए अंकुर ग्रुप बनाया जाएगा। और कक्षा 3 से 5 के लिए जो समूह का नाम रहेगा वो प्रवेश रहेगा। और 6 से 8 के लिए जो समूह का नाम रहेगा वो दिशा रहेगा। 9 से 12 के जो बच्चे रहेंगे उनमें क्षितिज उनके समूह का नाम रहेगा। और 11 से 12 के जो बच्चे होंगे उनके लिए उन्नति समूह का नाम रहेगा। तो ये समूह का नाम भी आपको साथियों याद रखना है। तो अब अगला बिंदु यहाँ पर मैं लेता हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ। बस्ता मुक्त दिवस से संबंधित शनिवार के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सव में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सह शैक्षिक गतिविधियां यथा खेल कूद, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबंध लेखन इत्यादि आयोजन पर विशेष आपको ध्यान देना है। तो साथियों इस तरह आपको नो बैग डे के दिन गतिविधियां करवानी है। उसके बाद यहाँ पर जो जेंडर इक्विटी की जो गतिविधि है उसके बारे में भी आपको यहाँ जानकारी दी गई है। तो आप जेंडर इक्विटी के आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके पास रख सकते हैं। उसके बाद नो बैग डे में संचालित होने वाली जो गतिविधियां हैं उसके बारे में आपको यहाँ सामान्य जानकारी दी गई है। उसके बाद आईसीटी लैब की जानकारी दी गई है। तो साथियों यह थी आपकी मुख्य मुख्य बिंदुओं से संबंधित जानकारी। जो शिविरा पंचांग हमारा नया जारी हुआ है उसके आपको मैंने मुख्य मुख्य बिंदुओं से यहाँ परिचित करवा दिया है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि ये वीडियो मैंने आपकी सहायता के लिए बनाया है, ताकि आपको जब भी सहायता लगे आपको क्या कार्य करना है तो आप इस वीडियो की सहायता लेकर आप सत्य पर्यंत कार्य कर सकते हैं। परंतु यदि वीडियो में मेरे बोलने में और आदेश में यदि विरोधाभास आता है तो आप इस आदेश को या शिविरा पंचांग को ही प्राथमिकता दीजिएगा। वीडियो केवल आपकी सहायता के लिए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।